नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। कोलकाता में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय सालाना अधिवेशन हो रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए अखिलेश यादव भी कोलकाता में हैं। अखिलेश ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है और 2024 के लिए लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा भी की है। वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केपी मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि यूपी से एसपी की जमीन खिसक चुकी है। यूपी में अखिलेश जनाधार खो चुके हैं और इसीलिए नए गठबंधन की तलाश में पश्चिम बंगाल तक पहुंच गए हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देगी। आज महाबहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। 24 मार्च को काशी को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की चाय पर चर्चा। लता मंगेशकर चौराहे पर चाय की दुकान पर स्थानीय लोगों से किया संवाद। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार का बेहद सख्त रवैया। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले, लाइन काटने वालों को आकाश या पाताल कहीं से भी ढूंढ लाएंगे। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव। भाजपा ने किया तीखा तंज। ब्रजेश पाठक बोले, यूपी में पार्टी का अस्तित्व खत्म हुआ तो कोलकाता पहुंचे अखिलेश। केशव प्रसाद मौर्य बोले, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अखिलेश। प्रयागराज पुलिस ने कसा शाइस्ता के करीबियों पर शिकंजा। शूटआउट के बाद से संपर्क में रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। अतीक की पत्नी के प्रयागराज में ही छिपे होने का शक। तो बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए नए संगठन की तलाश में पश्चिम बंगाल तक पहुंच गए हैं। सवाल है कि यूपी में अखिलेश हारे, नया गठबंधन किसके सहारे? अखिलेश के साथ अभी सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है। सपा के गठबंधन दलों की बात की जाए तो 2024 के लिए नया गठबंधन तलाश रहे हैं अखिलेश यादव। और आज कोलकाता में ममता बनर्जी के साथ मुलाकात भी हुई है। पश्चिम बंगाल में 2 दिन की एसपी की कार्यकारिणी बैठक है। 18 जनवरी 2023 को हैदराबाद में केसीआर की रैली में भी शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन की फिलहाल अटकलें नहीं है। तो सवाल वही, अखिलेश का दौरा बंगाल, यूपी में अस्तित्व पर सवाल। 24 में होगा हिसाब। ब्रजेश मौर्य का अखिलेश को करारा जवाब। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अखिलेश का दौराए बंगाल, यूपी में अस्तित्व पर सवाल। ये फर्स्ट फ्रंट, सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि देश की जनता ये समझ चुकी है कि ये जो भी गठबंधन बनाते हैं ये केवल देश को लूटने के लिए बनाते हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। यूपी में अखिलेश हारे, नया गठबंधन किसके सहारे? यूपी और देश से भारतीय जनता पार्टी हटे। प्रेस के लिए सवाल हो सकता है कि अपोजिशन अलायंस, लेकिन पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। 24 में होगा हिसाब। ब्रजेश का अखिलेश को करारा जवाब। कहते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी है, उनको उत्तर प्रदेश में कोई स्थान मिला नहीं, घूम घूम करके घूम रहे। इसका मतलब प्रदेश में उनका स्थान जनता के बीच में नहीं बचा है, इसलिए वो प्रदेश के बाहर गए। यूपी में खिसकी जमीन, पश्चिम बंगाल में अखिलेश को उम्मीद। तो 2024 में बीजेपी आरएसएस से कैसे रणनीति बना के लड़ा जाए, इसका संदेश कोलकाता से निकलने वाला। जाहिर सी बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो कद है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जहाँ आया हूँ भगवान श्री राम जी से, हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि बहुत तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है। ऐसी चीजें बोल रहे हैं जब कोई बहुत अस्वस्थता की अवस्था में होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कोई इतने बड़े दायित्व में रहने वाला व्यक्ति नहीं प्रयोग करता है। उनके हिसाब से गलत होगा, लेकिन जो भूमाफिया है, अवैध कब्जे करने वाला है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, हो रही है और होती रहेगी।
और अब आपको दिखाते हैं कि आज महाबहस क्यों, आज महाबहस के क्या हैं अहम सवाल। एक एक करके आपको बताते हैं कि जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे हम कौन से सवाल उठाएंगे। यूपी में एसपी की जमीन किसकी जो उसे बाहर जाना पड़ा, यह बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही सवाल यह भी कि नए गठबंधन के लिए अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल से आखिर क्या उम्मीदें हैं, और बीजेपी ने एसपी को आखिर क्यों कहा है राज्य स्तरीय पार्टी। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम चर्चा के दौरान लेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जुड़ गए हैं, नाहिद लाहरी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, विजय मिश्रा नेता बसपा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आप लोग 30 सेकंड के अंदर अपनी अपनी बात रखिए। शुरुआत राजेश चौधरी जी आपसे करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव और सपा को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और नेता मानती है, भाजपा ने राज्य स्तरीय यानी रीजनल पार्टी क्यों कहा सपा को? 24 की तैयारी चल रही है, स्टेट से बाहर वो अपने अलायंस की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने रीजनल पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। समाजवादी पार्टी सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद लगातार उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमीन बचा नहीं पा रहे तो देश में कहाँ स्थापित होंगे, तो दूसरों के चरणों में गिरने का काम कर रहे हैं, दूसरों से जाके त्रायमाम करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बची नहीं है और जाकर के बाहर इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये इनके अस्तित्व का संकट है। 2019 में भी इन्होंने क्या किया था पूरी दुनिया जानती है, किस किस से गठबंधन किया था, और परिणाम भी सब लोगों ने देखा कि परिणाम क्या आया। ठीक है राजेश चौधरी जी 30 सेकंड पूरे। नाहिद लाहरी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी 30 सेकंड। देखिए, भाजपा केवल कागजों में, मीडिया में, टीवी में और 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में चल रही है, धरती पर कहीं नहीं। धरती तो इनकी बहुत पहले खिसक चुकी। तभी तो अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो भले ही समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन हमने बीजेपी की जीती हुई 31 सीटें छीन ली। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, इनका वोट परसेंटेज घटा, सीटें घटी। और तो और अभी 3 महीने पहले हुए उपचुनाव, 5 मैनपुरी के विधानसभा और 2 और आप गिन लीजिए, 7 विधानसभा चुनाव हुए। उपचुनाव में 6 पर समाजवादी पार्टी का जबरदस्त तरीके से परचम लगाया। और ये कहां बंगाल की बात कर रहे हैं? अरे बंगाल तो समाजवादी पार्टी पहले से भी जाती है। ये ठीक है नाइट जी, पंजाब में बीजेपी नाइट जी 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। नाइट जी रोकना चाहूंगी, 30 सेकंड पूरे, ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, फिर लौटेंगे आपकी बात विस्तार से सुनेंगे। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में, 30 सेकंड प्रियंका जी। हमारी जो मतभेद है वो भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के भाईचारे को खत्म कर रही है, इस देश में जो गरीब के ऊपर टारगेट कर रही है, इस देश में जो महंगाई लाई हुई है, उसकी जो विचारधारा है उससे हमारा बैर है। और हम सिर्फ उस चीज को टारगेट करते हैं जो इस देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और आज जो हम कांग्रेस पार्टी है वो इस देश के जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर खुलकर बोल सकती है। और खोलकर इसलिए बोल सकती है क्योंकि उसे न सीबीआई का डर है, न ईडी का डर है और न इनकम टैक्स का डर है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को अगर खुल के चैलेंज कर पा रहा है तो कांग्रेस पार्टी। 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे। विजय मिश्र नेता बसपा हमारे बीच में है, 30 सेकंड विजय जी। सत्ता पक्ष को ये छटपटाहट क्यों होती है जब विपक्ष एकजुट होना चाहता है? कहीं न कहीं इनको डर है, विपक्ष हुआ तो इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी और भाजपा में दोनों में छटपटाहट है कि कहीं ये दोनों ऐसे स्थिति में रहेंगे तो इनके लिए तीसरा मोर्चा भी बन सकता है। और भाजपा के जितने बड़े नेता ये बोल रहे हैं उनको सोचना चाहिए, जब उनकी सरकार है तो उनको डर किस बात का? अगर उन्होंने काम किया है, विकास किया है, उन्हें डर किस बात का है? चुनाव आएगा, जनता के बीच में जाएंगे। और जब समय पूरा विजय जी, 30 सेकंड पूरे। आलोक वत्स जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी आपका क्या आकलन है? चलिए, वो अभी हमारे साथ है नहीं, जुड़ेंगे तो जरूर उनसे सवाल पूछेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के बाहर कोलकाता में हो रही है, उस पर उनका क्या विश्लेषण है। लेकिन चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और शुरुआत राजेश चौधरी जी। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, आपकी जमीन को छीना है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने। आप कैसे कह सकते हैं कि यह रीजनल पार्टी है और यूपी में अब कुछ नहीं बचा इसलिए यूपी से बाहर भाग गए? आप हमें सुन पा रहे हैं राजेश जी? चलिए उन्हें फिर से बात करने की,
हाँ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है। तो सवाल यही कि सपा कह रही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ा है और बीजेपी की जमीन को भी खिसकाया है, तो आप क्यों कह रहे हैं रीजनल पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है और पहली बार कोई व्यक्ति लगातार 5 साल तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा और अपने दम पर दोबारा से सरकार बना करके सत्ता में वापस आया है। और इतना प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी में विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता ने जताया है। इनका काम है आलोचना करना। परिणाम देखिए ना, कहाँ खड़े हैं आज। मुलायम सिंह यादव जी तो बना गए थे 2012 में सरकार, और दे गए थे अखिलेश यादव जी को। उसके बाद तो लगातार पार्टी गिरती जा रही है और कहाँ तक गिरेगी ये कोई समझ नहीं पा रहा है। इनकी नीतियां जनता को पसंद आ नहीं रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश नाहिद लारी जी, भाजपा का ये कहना है कि सारा रिजल्ट तो सीट्स तय करती है ना, चुनाव एक पार्टी जीतती है तो दूसरी हारी है। कहां से कहां पहुंच गए आप? स्थिति खराब होती जा रही है, सत्ता से बाहर हैं आप। स्थिति तो इनकी खराब है। अगर इन्होंने जनहित में काम किए होते अच्छे तो इनकी जो है 80 जीती हुई सीटें समाजवादी पार्टी कैसे छीन लेती? अरे समाजवादी पार्टी ने इनकी 80 जीती हुई सीटें छीन ली। हमारे पास जो सीटें थी हमारी वो तो बरकरार थी, हमने इनकी सीटें छीन ली। इनका डाउनफॉल हुआ। अभी मैनपुरी कौन सी सीटें छीन ली आपने? विधानसभाओं में जो उपचुनाव हुआ है, ठीक है, उपचुनाव की बात कर रही हैं आप? उपचुनाव की बात कर रही है। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी की थी, दोबारा उपचुनाव हुआ, उस पर वो आपने जीत ली। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हाँ क्लियर कर दे। मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट। कह तो वो रहे हैं कि आजमगढ़ छीन लिया, रामपुर छीन लिया, रामपुर छीन लिया, रामपुर की विधानसभा छीन ली, अब मैनपुरी की 5 सीटें ले लीजिए, खतौली और रामपुर 7 विधानसभा सीटों में। अरे मैनपुरी तो पहले से आपका था, खतौली पर आपकी जीत हुई है। मैनपुरी तो पहले ही आपका था, खतौली पर जीत हुई है। बड़ा सवाल ये कि आजमगढ़ हाथ से चला गया, रामपुर हाथ से चला गया, स्वार पर दोबारा चुनाव होंगे अब। ठीक है, 20 सेकंड बात पूरी कर लीजिए। हाँ। मैनपुरी की मैं 5 विधानसभा सीटों की बात कर रही हूँ, उसमें से 2 पर बीजेपी काबिज थी और 1 खतौली में बीजेपी काबिज थी, 3 पर ही काबिज थी। ये इनकी बुरी हार हुई। तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया, जबरदस्त परचम लहराया। लाखों लाख वोटों से समाजवादी जीती है, कुछ हजार नहीं, लाखों लाख वोटों से समाजवादी जीती है और इनकी बुरी हार हुई। और ये बंगाल की बात कर रहे हैं, अरे इनको पंजाब पहुंच गई थी बीजेपी वोट मांगने के लिए, वोट वहां का जान बच गई और 1% वोट मिला, जबकि वहां 25% हिंदू आबादी, उसमें से 6% अपर कास्ट हिंदूज, लेकिन 1% वोट मिला एक सीट तो हिंदू हमको मिलता है, मुसलमान आपको मिलता है, ये मान रही हैं आप। जाती है, वहां इनका क्या है? जीरो है। अरे ये वोट के लिए चरण पर गिर के बांग्लादेश पहुंच गए वोटों के लिए, वहां पहुंच गए वोटों के लिए, बांग्लादेश पहुंच गए वोट। क्या कहना चाहती हैं आप? वोटों के लिए अरे बांग्लादेश बीजेपी नहीं पहुंच गई थी, बीजेपी वोटों के लिए बांग्लादेश तक पहुंच गई थी, चरण पर गिर पड़े थे बांग्लादेश में वोटों के लिए। अरे उत्तर प्रदेश आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी बंगाल क्यों गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए? आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी बंगाल क्यों गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए? और उत्तर प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, थोड़ी देर पहले आप देखिए तस्वीर सामने आई है, ममता बनर्जी से मुलाकात की है अखिलेश यादव ने और वो कह रहे हैं कि स्टालिन भी अलायंस ढूंढ रहे हैं और केसीआर की रैली में भी वो जाने वाले हैं। ममता बनर्जी कह रहे सबकी दीदी, उन्होंने ट्वीट किया है, सबकी दीदी, आदरणीय दीदी। यूपी के बाहर किस तरह की गोलबंदी हो रही है? उत्तर प्रदेश में आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, एक बात आप पूछ रहे कि बंगाल क्यों गए, तो बंगाल भारत में के भारत से बाहर नहीं है। ये लोग तो बीजेपी तो अमेरिका नहीं, वो कह रहे ना आपकी तो राज्य स्तरीय पार्टी है, आपकी राज्य स्तरीय पार्टी है, तो आप बंगाल क्यों चले गए? अरे बीजेपी तो वो पार्टी है, अरे बीजेपी तो खुद राज्य स्तरीय पार्टियों का दामन पकड़ कर जो चुनाव लड़ती। पंजाब में अकाली दल का दामन पकड़ा, बाद में अकाली दल समझ गई कि बीजेपी महाझूठ और महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसलिए दरकिनार किया बीजेपी को। 0 हो गए, 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। ऐसे महाराष्ट्र पहुंच गए थे, वहां रीजनल पार्टीज का दामन पकड़ लिया था। तो ये तो खुद रीजनल पार्टीज के पिछलग्गू हैं। ठीक है राजेश चौधरी जी, आपका जवाब इस बात पर, आपका जवाब। केंद्र में जो भाजपा की सरकार बनी है उसमें भी कई रीजनल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो हो रहा है, हमने जो है पूर्वोत्तर में सरकारें बनाई है। हमने पश्चिमी बंगाल के अंदर हमारे 3 विधायक होते थे, आज 78 MLA हमने वहां जीत करके दिखाया है। ठीक है, नाहिद जी जवाब सुन लीजिए आप, उसके बाद विजय मिश्रा जी। गिरने बोलिए।
ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चट्टान की तरह खड़ा हुआ। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और जिस तरह से देश आज तरक्की कर रहा है, देश के अंदर हाईवेज का निर्माण हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। ये देश वाले सब जानते हैं, इसीलिए इनको स्वीकार नहीं कर रहे ना। ठीक है आपने कहा विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, उसी के बूते आप 24 में, उसी के बूते आप 24 जीतेंगे। ठीक है विजय मिश्रा जी, इनसे पूछिए, आप सुबह से बिजली कर्मी हड़ताल पे हैं, बिजली की व्यवस्था प्रदेश में डगमगा गई है। इनके मंत्री सीधे कहते हैं कि मैं एस्मा लगा दूंगा। अरे आपके पास व्यवस्था नहीं है बिजली कर्मियों को संतुष्ट करने की, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने गलत तरीके से 68 अध्यापकों की भर्ती की 2020 में। हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि आप सही तरीके से आरक्षण के तहत आइए। उसके बाद ये कहते हैं विकास की बात, ये केवल बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं, शिक्षा पैदा कर रहे हैं और प्रदेश में व्यवस्था पैदा कर रहे हैं। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और ये सीधे सीधे पब्लिक को लड़ा रहे हैं, आपस में तोड़फोड़ करा रहे हैं। एक मर्डर इलाहाबाद में हुआ है, आज तक उसका खुलासा ही नहीं कर पा रहे। रोज नए नए सुराग इनको मिल रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक उसका साफ साफ ये नहीं हो पाया कि उसकी हत्या कब हुई, किसने की और किस शाइस्ता से तार जोड़ रहे हैं, शाइस्ता परवीन से तार जोड़ रहे हैं, मालूम है कि नहीं? किसका? हेलो जी, ये शूट आउट के जो तार हैं वो शाइस्ता परवीन से जुड़ रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी आपको विजय जी? नहीं, शाइस्ता परवीन से जुड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब आप कह रहे हैं ना कि किसने करवाई, कहां से करवाई, तो अभी तक जो डॉट्स मिले हैं शाइस्ता परवीन से तार जोड़ रहे हैं। ऐसा भी सामने आ रहा है कि वही कमांड दे रहे हैं। आस्था जी, उत्तर प्रदेश के अगल बगल जो राज्य अधिकतर सरकारें भाजपा की हैं, उसके बाद भी अगर मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी विफलता है और ये केवल अपना मुंह बजा ले, केवल अपना मुंह बजा ले। हिंदू मुस्लिम शाइस्ता पर नहीं बोलेंगे बात करके, कोई बात नहीं, शाइस्ता पर नहीं बोलेंगे। आपकी पार्टी में है, आपकी पार्टी में है, आप लोग उनके साथ खड़े हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, आलोक वत्स जी अगर हमारे साथ हैं, अभी नहीं जुड़े हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका गुप्ता है। प्रियंका, देखिए मुलाकात जो अखिलेश यादव की और ममता बनर्जी की हुई है, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच में यह सहमति बनी है कि कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी जाए 24 में। दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो सबको एक साथ एक मंच पर एक सामूहिक मोर्चा बनाकर लाना चाहती है। अभी से ही राहें पृथक है, विपक्ष तो अपने अपने रास्ते, अपने अपने गोलबंदी में घिरा हुआ दिख रहा है, अभी से ग्रुपिज्म नजर आ रहा है। थर्ड फ्रंट कहा जाए फिर तो उसको। आस्था, अभी इस बात पर चर्चा करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह लोकतंत्र को लेकर पूरा विपक्ष एक खड़ा हुआ है, उससे देखकर भारतीय जनता पार्टी का होश फांकता है। आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है संसद में। वो इसमें इस बात का लाइव एग्जाम्पल है कि किस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जिस तरह से ईडी, सीबीआई और जो इनकम टैक्स है वो उसके जरिए किस तरह बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष को परेशान नहीं दिया जा रहा, और संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। कि इससे क्या तात्पर्य है? देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, इंग्लैंड की संसद के अंदर जाकर के भारत की आलोचना करने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। वो मंदबुद्धि वाला वहां जाकर के इंग्लैंड में जाकर के भारत का विरोध करने का काम कर रहे हैं। और वो भी पब्लिक के सामने। क्या जवाब है इस बात का? आपके अधिकारी बेलगाम हो चुके उत्तर प्रदेश में और आप कहते हैं यहाँ पे कानून का राज्य, खुलेआम सड़ेआम थप्पड़ों मार के उस बुजुर्ग व्यक्ति को मारते हैं। ये है आपकी सरकार, ये है आपका लॉ एंड ऑर्डर। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो खुलेआम अधिकारी लोगों को। ठीक है राजेश चौधरी जी, उसके बाद आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बोले राजेश जी। देखिए, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने जाकर के विदेश के अंदर भारत की आलोचना करने का काम किया है। इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए देश से। अरे उस समय भी देखिए, जिस समय पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री होते थे, नाहिद जी मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ नाहिद जी। पता नहीं कौन से बात की इस देश में पैदा होने का। इनकी आवाज बंद करिए। नहीं, आवाज किसी की बंद नहीं होगी, लेकिन अपना अपना डिसिप्लिन सब समझेंगे। शांत होइए प्रियंका जी, आपने जो सवाल उठाए हैं, आपने राहुल गांधी का जिक्र करा, उस पर जवाब दे रहे हैं राजेश चौधरी। बोले राजेश। राहुल गांधी ने विदेश के अंदर जाकर के भारत का अपमान करने का काम किया। अंग्रेजों से जाकर के गुहार लगा रहे आइए, भारत में लोकतंत्र बचाइए। क्या आप दोबारा से देश को गुलाम बनाना चाहते हो? दोबारा से आपके अंग्रेज चले गए, पर आपकी अंग्रेजियत बोलने दीजिए, राजेश चौधरी को बोलने दीजिए, सेना प्रियंका जी बोलने दीजिए। सवाल काम करते हो। ये देखिए, सेना के आड़ में मत देश को गुलाम बनाना चाहते हैं।
वो मंदबुद्धि कहा जाता है। राहुल गांधी उसको पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, शून्य। ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए, आप लोग आपस में वाद विवाद मत करिए, लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल यही है कि अगर हमारे घर में कोई वैचारिक मतभेद है तो हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर खुद को इस तरह से नहीं कोसते हैं, खुद के लिए ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ते हैं जो सबके लिए एक एम्बैरेसमेंट का विषय बने। आपसी वैचारिक मतभेद अपने घर में बैठ करके सुलझाए जा सकते हैं, आपस की राजनीतिक लड़ाई प्रतिद्वंदिता चलती रहेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के लिए इस तरह की बातें करना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नाहिद लारी, घोर निंदनीय है, घोर निंदनीय। ठीक है राजेश जी, हाँ नाहिद लारी, प्रधानमंत्री जी के लिए भी रखिए थोड़ी सी निंदा, बोलने दीजिए नाहिद लारी, ये भी की जाएगी, नाहिद जी को बोलने दीजिए। का रिकॉर्ड बढ़ चुका है, निंदा तो तब भी की जाएगी जब चुनावी आरोप नहीं, फैक्ट के साथ चुनावी आरोप नहीं। शांत होइए प्रियंका गुप्ता जी, राजेश जी शांत होइए, यहाँ चुनावी भाषण नहीं चल रहा है, यहाँ पर, और चुनावी आरोप भी मत लगाइए, कोई फैक्ट है तो ही कोट करिए। दोनों शांत होइए, आप दोनों ने बात रखी। नाहिद जी बोलिए। आस्था जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, आपने बहुत सही बात कही, लेकिन बीजेपी किस मुंह से ये सब बातें कर रही है? खुद मोदी जी, माननीय मोदी जी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और शंघाई में जाकर भारत के लिए कैसी कैसी बातें की 2015 और 16 में, जिसकी चर्चा भी, जिसका जवाब भी अरुण जेटली जी ने उस वक्त हाउस में दिया। मैं उन सब बातों को रिपीट नहीं करना चाहती, इसके बीजेपी कम से कम ऐसी बातें ना करे। और लोकतंत्र पर जिस किस्म से लोकतंत्र खत्म कर रही है बीजेपी, वो तो पूरा देश देख रहा है। और ये बात जिस तरह से बात हो रही है कि बंगाल में क्या हो रहा, तो बंगाल में मैं नहीं समझ पा रही आस्था जी, क्या आपका चैनल ज्यादा व्याकुल है कि आपके चैनल के पीछे लोग जो बैठे हैं वो ज्यादा व्याकुल है जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं व्याकुल नहीं, सही शब्द मैं आपको देती हूँ नाहिद जी, व्याकुल नहीं है, जिज्ञासा है ये सबकी, ये राजनीतिक जिज्ञासा है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी चुनाव लड़ती है, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, वहीं उस पार्टी का ओरिजिन हुआ, वहीं पर उसका राजनीतिक जनाधार बढ़ा, सरकार चलाती है, रीजनल पार्टी के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया, और अब उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रही है। ये एक जिज्ञासा है, व्याकुलता नहीं, जिज्ञासा है। एक सेकंड और दे दीजिए, एक सेकंड में अपनी बात खत्म करूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी होशियार पार्टी, हम अपने पत्ते ऐसे नहीं बोलते, ये तो बीजेपी पार्टी है जो मूर्खानंदन पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी है जो मूर्खानंदन पार्टी, इनका पत्ते सारे खुले थे, इसीलिए तो विधानसभा चुनाव में हमने इनकी 80 जीती सीटें छीन ली, इसीलिए तो उपचुनाव में जो मुंह की खाई बुरी हाल हुई। अच्छा, उपचुनाव में भाजपा ने मुंह की खाई, उपचुनाव में भाजपा ने मुंह की खाई। नाहिद लारी जी, जो दर्शक सुन रहे होंगे एक बार मुस्कुराएंगे जरूर, क्योंकि वो याद करेंगे कि आजमगढ़ आपके हाथ से चला गया, रामपुर आपके हाथ से चला गया। ये 2 सीटें बार बार इसलिए याद दिलाई जाती हैं क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, निर्णायक वोट मुस्लिमों के हैं, जिसको आप अपना परंपरागत वोट बैंक मानते आए हैं, उसको साथ लेकर चलते आए हैं। और आज भी समय समय पर आपके पार्टी से जुड़े हुए नेता उसके पक्ष में संदेश देने से पीछे नहीं हटते, गुरेज नहीं करते, चाहे उससे बहुसंख्यकों की भावनाएं क्यों ना आई तो। ठीक है, आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा लेट पैच हुए हैं, मैं रोकना चाहूंगी आपको। नाहिद जी हमारे साथ आलोक वत्स भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा लेट जुड़े हैं, इसीलिए मैं उनको लेकर आना चाहूंगी चर्चा में। ठीक है, आप बोलिएगा अपनी बात को, एक बार आलोक वत्स जी भी अपना विश्लेषण दे दे। आलोक जी, समाजवादी पार्टी यूपी से बाहर निकलकर कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर रही है, ममता बनर्जी से मुलाकात कर रही है, उसके बाद केसीआर की रैली में भी जाने का प्रोग्राम है, एमके स्टालिन की तरफ भी वो लोग देख रहे हैं 24 के अलायंस के हिसाब से। लेकिन बीजेपी ने निशाना साध के कहा है कि यूपी में जनाधार खो दिया, इसीलिए राज्य से बाहर चले गए। खैर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई भी कुछ दे दे, बट द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल कि ये एक कांग्रेस रहित ऑपोजिशन की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं जी। और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी को ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले। उसके अलावा ये लोग मिलके कुछ खिचड़ी पकाएंगे और एक फ्रंट बना के 2024 में लड़ने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल साफ है जी। और अभी इसमें 2 ही 3 दल हैं, ये तो देखना होगा कि आगे की इस मुहिम को कितनी मजबूती मिलती है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, ये बात चिंतित करती है कि 24 के लिए जो विपक्ष की तैयारी है उसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनसे दूरी बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है, विकल्प ऐसा तैयार किया जा रहा है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस की छाया से भी दूर रह के बीजेपी को टक्कर दें।
देखिए, जब गांधी जी दांडी यात्रा के लिए निकले थे तो कुछ चंद लोग थे उनके साथ में, पर जब वो निकले तो कारवां बनता गया और पूरा देश एक मुहिम में जुड़ता गया। तो ये एक वैसा ही है कि जब भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की गई थी तो बहुत लोग नहीं थे उसमें, पर जब स्टार्ट हुई लोगों को उसका पर्पस समझ में आया, लोगों को उसके जो उद्देश्य है वो समझ में आया और लोग जुड़ते चले गए। सबने सराहना की, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस देश का जिसने उस यात्रा की सराहना नहीं की हो। लेकिन दल तो दूर होते चले गए। आप देखिए, नीतीश कुमार एक तरफ हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव एक तरफ हैं, ममता बनर्जी उन्हीं के साथ नजर आती हैं, केसीआर भी अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर कर चुके हैं, अखिलेश भी पीछे नहीं हटते, उनकी रैली में जा रहे हैं, स्टालिन भी अपना अलायंस ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस को तो पहले से ही अलग कर दिया। सभी राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी रीजनल राजनीतिक पार्टियां जिनको अपनी अपनी राजनीति करनी है और जो चर्चा का विषय बना रहना चाहती है। मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी जिस पर्पस के लिए लगे हुए हैं वो इस देश के उत्थान के पर्पस से लगे हुए। इस देश में जो समस्याएं हैं उनको आगे कर रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। तो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, हर चीज पर राहुल गांधी जी खुलकर बोल रहे हैं। महिलाओं की समस्या हो, इस देश की युवा पीढ़ी की समस्या हो, हर समस्या पर राहुल गांधी जी बिना डरे बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश की जनता को ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कौन उनके फेवर की बात बोल रहा है और कौन सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के फेवर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दो विचार। चलिए ठीक है, आपकी अपनी दलीलें हैं, आपकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन अभी से ही जो विपक्षी दलों की तैयारी लग रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी से दूरी बनाने की कोशिश बिल्कुल साफ तौर पे दिखती है। नाहिद लारी जी, आप भी एक बार राहुल गांधी को साइकिल की सवारी करवा चुके हैं और इस बार पहले से ही तय कर लिया है कि गैर कांग्रेसी कोई फ्रंट बनेगा तो उसका हिस्सा होंगे। देखिए, ये सब बातें जब वक्त आएगा तो सब कुछ समक्ष होगी मीडिया के। अब अभी आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो बीजेपी ने भी तमाम गठबंधन किए थे। अभी तो मैंने बताया अकाली दल से गठबंधन किया था, अकाली दल ने इनका दामन पकड़ा, अकाली दल पंजाब से, अकाली दल की धरती खिसक गई, समझ गए कि महाझूठो और महाभ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी की वजह से हमारी धरती खिसकी, इसलिए इनका दामन छोड़ा। तो इस तरह से तो बीजेपी ने भी बहुत सारे गठबंधन के रीजनल पार्टी के साथ में कहा था किसको गिनाऊंगी। लेकिन जब सवाल इस वक्त ये नहीं, जनता ये नहीं सवाल कर रही कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, जनता ये सवाल कर रही है कि कब देश से महंगाई खत्म होगी, कब महिलाओं को जो है सिलेंडर मुफ्त मिलेगा त्योहारों में, सिलेंडर का दाम जो है 1200 रुपए हो गया है, सिलेंडर का दाम कब कम होगा, बेरोजगारी कब खत्म होगी, नौजवान दर दर भटक रहा है। ठीक है, ये तमाम मुद्दे आप उठाएंगे, ये तमाम मुद्दे आप उठाएंगे। आपने बात रखी किन किन के साथ मिलकर के उठाएंगे, उस सवाल को फिलहाल आपने टाल दिया है। ठीक है नाइक जी, बात आ गई आपकी। विजय मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं। विजय जी, बसपा ने स्थिति साफ की है क्या कि आप किधर के होंगे? आस्था जी, भारतीय राजनीति पूरी संभावनाओं पर रहती है। अगर यहाँ पे IK गुजराल और देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो ये दूर नहीं कि कभी मायावती जी भी प्रधानमंत्री कुर्सी पर सकते। आज देश को मायावती जी के आयरन लेडी की तरह जो महिला है उनकी जरूरत है देश को, जो कड़े निर्देश और कड़े आदेश देकर देश को चलाएं। आज जिस तरह देश में विघटनकारी शक्तियां बढ़ रही हैं उसको खत्म करने के लिए अगर विकल्प बिना तो आगे आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा और देश में सर्वोच्च सत्ता पर बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी बैठेंगी। आप देखिएगा, क्योंकि ये कोई कहते कि लोकतंत्र में सत्ता किसी की बपौती नहीं है। आज भाजपा है, कल कांग्रेस की हो सकता है, परसों बसपा हो, परसों JDU हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये मान ले कि ये सत्ता से हम बाहर नहीं होंगे तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है और वो नशे में जी रहा है, क्योंकि सत्ता किसी के अधीन नहीं रहती, सत्ता परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि भारत ने बहुत से राजाओं को देखा है, बहुत से प्रधानमंत्री को देखा। 24 का चुनाव लड़ेंगे क्या कि सत्ता किसी एक के पास परमानेंट नहीं रहती, कभी तो बदलेगी, हमारा भी नंबर आएगा, इसी फलसफे पे 24 लड़ेंगे? कोई रणनीति भी है, सबके साथ जाएंगे? ये तो सबके साथ है। नहीं, हमने कहा ना, ये तो सबके साथ है। सभी छत्रप अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी चल रही, हमारी तैयारी बूथ लेवल पे चल रही है, हमारी तैयारी बूथ लेवल पे चल रही है, संगठन हमारा मजबूत हो रहा है। लेकिन मैं ये कह दूं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे या मोदी जी कभी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे नहीं या अखिलेश यादव बन जाएंगे, ऐसा कुछ। आलोक वत्स जी, लास्ट 1 मिनट है मेरे पास। देखिए, ये सारी कवायद से एक चीज साफ है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को इनमें से कोई भी शक्ति टस से मस भी नहीं कर पाएगी। जिस तरीके शक्तिशाली तरीके से उन्होंने जनता के साथ अपने को जोड़ा हुआ है, ये लोग खाली पुलाव जो भी पका ले, इसका रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला है। ये सब छत्रप लीडर आपस में छत्रप लीडर कुएं के मेढक बन के रह जाएंगे और क्लीन स्वीप से बीजेपी
दोबारा 2024 में तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अभी से जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बीजेपी आप लोग अलायंस ढूंढ रहे हैं। स्वीप से वापसी करेगी। 303 का 2014 में 350 से ऊपर जाएगी। अच्छा, 350 से ये ऊपर, ये आपका आकलन। ठीक है प्रियंका जी। राजेश चौधरी जाते राजेश चौधरी मुझे शो क्लोज करना है। मैं तो एक प्रश्न इनके सामने छोड़ रहा हूँ कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लालू यादव के लड़के के नेतृत्व में लड़ेंगे, या अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, या डीएमके के नेतृत्व में? कहाँ कौन उम्मीदवार है मोदी जी को टक्कर देने वाला, जरा बताइए ना। केवल फ्यूज बल्बों की झालर बना रहे हैं ये लोग, सब जानते हैं जनता के सब एक समय पे दिया जाता है कर रहे हैं। राजेश जी आप समय पर चलिए ठीक है। तो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ऐसा मोर्चा बना रहा है जैसे फ्यूज बल्बों की झालर। नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे को टक्कर देने के लिए विपक्ष की किसी भी पार्टी के पास उतना बड़ा चेहरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है, अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर रही है, ममता बनर्जी से मुलाकात हो रही है, कांग्रेस को एक तरफ करके एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ भाजपा ने सपा को घेरा है और कहा है कि यूपी में कुछ नहीं बचा, इसीलिए अब यूपी से बाहर चले गए हैं। देखना होगा 24 की जंग नजदीक आते आते बहुत ही इंटरेस्टिंग गोलबंदी यहां पर राजनीति की दिख रही है, इस पर नजर रहेगी। महाबहस में इसी के साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।